हम वह खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो। हम वह खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तो तब आता है जब हारने का रिस्क हो, जब हारने का रिस्क हो। सम्मानी मंच और मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सभी जांबाज साथियों, आप सभी को हमारे उन तमाम महापुरुषों की वैचारिक क्रांति का वंदन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, विषय तो इतना आसान नहीं है कि हम 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे में क्लियर कर सकें, लेकिन समय का बंधन हमारे लिए अनुशासन में रहने का एक बॉन्डिंग है। इसलिए हमें हमारे समय में ही हमारी बात को रखना है और हम अनुशासित होने की पूरी कोशिश व्यक्तिगत तौर पर मैं करते आया हूं। समाज से तो नहीं दिख रहा है, दिखता होता तो शायद ये कुर्सियां खाली नहीं होती। हम अधिवेशन में सुनने के लिए आते हैं और नहाने के पंडाल में पूरा दिन नहाते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हम वहां से नहाने के लिए यहां आते हैं। अरे भाई, 2 दिन नहीं नहाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? लेकिन अब क्या कहें, हम सत्ता तो पाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए कुछ खोना नहीं चाह रहे हैं। और ये विषय सत्ता का है ना? का है राज करने का है। और ये राजनीति शब्द किसी देश की जनता का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा करने की जो नीति है वही राजनीति है। किसी देश की जनता का स्तर, कैसा स्तर? सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा करने की जो नीति है वही राजनीति है। वैसे गांव की भाषा में ये कहा जाए कि जिस नीति में राज छिपा हो वही क्या है? राजनीति है। राज छिपा हो मतलब जिसको किसी को बताया ना जा सके। साथियों, किसी देश का जो पावर स्ट्रक्चर है वो हमेशा सोशल स्ट्रक्चर पर निर्भर रहता है। हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रिमिनेटिव है और इसी कारण पावर स्ट्रक्चर में भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक गैर राजनीतिक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक हम राजनीतिक जड़ को मजबूत नहीं कर सकते हैं। और गैर राजनीतिक जड़ मजबूत करने का मतलब यह है कि हम हमारे समाज को मोटिवेट कर लें, हम हमारे समाज को गाइड कर लें और समाज को ऑर्गेनाइज कर लें। और उसके लिए जो मुद्दे हैं कि हम अपने देश में मानवीय मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, और वो मानवीय मूल्य क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जो हमारे संविधान का बेस है। और इसी बेस पर इस संविधान की रचना हुई। इसलिए हम हमारी जनता का
जो कंजर्व करना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, वो पावर स्ट्रक्चर के माध्यम से करना चाहते हैं। हमारे पुरखों ने बहुत सारे संत गुरुओं का नाम आता है, लेकिन संत रविदास जी ने राज की बात कही। ऐसा चाहूं राज में, क्या चाहा? राज। और जननायक बिरसा मुंडा जी ने कहा कि हमारा देश है और हम राजा नहीं है, इसका मतलब तो कुछ और है। और दुश्मन को सबसे बड़ी बात ये खटक रही है, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि आज के बाद हमने रानियों की नसबंदी कर दी है, ये बात आज भी खटक रही है दुश्मन को। ये संदर्भ आपको पता होना चाहिए। इसके बावजूद भी हम इस देश की सत्ता को अपने हाथ पे नहीं ले पाए। रानियों की नसबंदी होने के बाद बुद्धि, तो नालायक हम हैं या दुश्मन है? हम दुश्मन को दोष देते रहें तो मुझे लगता है कि केवल दोष देने से बात बनने वाली नहीं है साथियों। हम मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की बात करते हैं और पावर स्ट्रक्चर में आते ही पर्सनालिटी डेवलप करने के बजाय पर्सनल डेवलप करने में लग जाते हैं। और इसी कारण ये हीरो वर्शिप, सुप्रीमो, फिर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब विकसित होता रहता है। भारत के संविधान की प्रियम्बल की जो पहली लाइन है वो ये कह रही है, हम भारत के लोग। कहां के लोग? मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड मैन। किसी भी नस्ल या किसी भी क्षेत्र, भाषा का आदमी हो, उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हम भारत के लोग इस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो लाइन है बहुत स्ट्रांग लाइन है। और ये जो विषय रखा गया है कि पिछले इतिहास की हम बात करते हैं तो बात रखते हैं कि हमारे पुरखे इस देश के राजा रहे हैं। तो क्या उन राजाओं के खून का 100वां अंक भी हमारे में नहीं है? ऐसा तो लग रहा है कि नहीं है। क्यों भाई? किसी एक पेड़ का यदि फल लगे और एक भी फल कहीं जमीन में पड़ गया और उसको अनुकूल वातावरण मिला तो वो अंकुरित होता ही है। और हम राजाओं की औलादे यदि रहे हैं और खुद राजा बनने की तमन्ना यदि पैदा नहीं है, इसका मतलब कुछ शंका है, कुछ डाउट है। या तो उस बीज में घालमेल है या फिर हमारा स्वाभिमान मरा हुआ है कि हम जिंदा होते हुए भी मुर्दा लोग हैं। और इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था में पत्थर में जान डाली जा सकती है, लेकिन इन जिंदा लोगों में जान नहीं जा पाई। ये बड़ी विचित्र बात है। आप लोगों को पता होगा ना, ब्राह्मण क्या बोलते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करता है, मतलब पत्थर में
क्या जान डाल देता है। हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जैसे आदमी लगे हुए हैं इस मुर्दा समाज में जान डालने को, लेकिन अभी तक सफलता मिल नहीं पाई है। हमारे पुरखों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई कि इस आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाल देखना चाहते हैं, और खुशहाल इस रूप में कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई दूरी, जाति भाषा लिंग इसके आधार पर कोई दूरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी एक संविधान रहा और उस संविधान को काउंटर करने के लिए तथागत बुद्ध ने अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय को काउंटर करने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का स्टेटमेंट दिया, और उसी लाइन में चलते हुए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन काल में जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ज्योतिबा फूले के बाद साहब अंबेडकर जब पैदा हुए और पूरी स्टडी को एक साथ लिपिबद्ध करते हुए जो उन्होंने वन मैन वन वोट और वन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया, मतलब हम सबको इस देश के खजाने की जो चाबी सौंपी, वो चाबी हमने किसी और को ट्रांसफर कर दी। क्या इसीलिए? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान स्वीकार होने जा रहा था, बाबा साहब उसको सौंपने जा रहे थे, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को असेस करके आचार्य बीएस कृपलानी ने एक सवाल पूछा था बाबा साहब से। वो सवाल मैं अभी पीछे बता चुका हूं आपको। उसने कहा कि बाबा साहब आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब एक दो बार उसको टाले, लेकिन जब उसने रिपीट किया सवाल, तब बाबा साहब ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तालियां मत बजाइए, मैं तालियों का बहुत विरोध करता हूं। आपके हाथ नहीं कान खुले होना चाहिए। यहां दिल के तार नहीं छेड़े जा रहे हैं, यहां दिमाग के तार छेड़े जा रहे हैं, और उसकी जरूरत है साथियों। आगे जो घटना है वो बहुत दुखद घटना है। जब बाबा साहब ने ये कहा कि आज के बाद रानियों की नसबंदी हो गई, तब उस कृपलानी ने बाबा साहब को ये कहा, बाबा साहब ये भी याद रखो कि तुम्हारे लोग बिकाऊ हैं, तुम्हारे लोग बिकाऊ हैं, इनको हम जब जैसे चाहेंगे वैसे खरीद लेंगे, और आज वैसा ही हो रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि हमें बिकने वाले लोग नहीं, टिकने वाले लोग चाहिए, और जिस दिन ये टिकने वाला समाज तैयार हो जाएगा तो ये ईवीएम फीवीएम सब फेल हो जाएंगे साथियों, ये कहीं कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जो बाबा साहब ने लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट दिया कि लीडर की जो ड्यूटी है कि वो समाज को गाइड करे, मोटिवेट करे और ऑर्गेनाइज करे, वो हमारे समाज का लीडर अभी तक किया नहीं है, और इसीलिए नहीं कर पाया है। वो अवसर हमें मिला है, क्योंकि कर लेते तो हमारे लिए कुछ बचता नहीं, और इसीलिए ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चांस है कि जो अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया वो करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए कुछ लोग बाबा साहब का वो स्टेटमेंट भी देते हैं कि बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल की मास्टर की हु कैन ओपन ऑन, सभी समस्याओं का ताला खोल सकती है। कौन सी की? पॉलिटिकल की। आज तक खुला क्या?
किसी भी देश में उस देश की जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा और मकान है, और रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा और रोजगार से ही मिलने वाली है। और इस देश के प्रधानमंत्री को मंदिर बनाने के लिए 47,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, लेकिन रोजगार लाने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो इस देश की जनता भूखों मरेगी या जिंदा रहेगी? साथियों, हम संविधान के तहत जब शपथ लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस देश की जनता के सम्मान और सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन शपथ लेने के बाद भी हम उस जिम्मेदारी को निभाते नहीं। साथियों, ये बीकानेर के चरित्र ने हमारे समाज में हीरो वर्शिप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और उस हीरो वर्शिप के कॉन्सेप्ट ने पूरे समाज को ही बेच डाला। आपके यहां एक पौधा होता है, अरंडी बोलते हैं, इधर हो सकता है कोई और भाषा जान कहते हो, गुच्छों में फलता है, और जब तक वो पूरा मैच्योर नहीं होता, पूरा पकता नहीं, तब तक पूरे फल एक साथ रहते हैं, और जैसे ही वो मैच्योर होता है तो पूरे बीज चिटिक कर दूसरे पेड़ों के नीचे जाते हैं। वही हाल हमारे समाज के नेताओं का रहा है कि जब तक वो नेता नहीं होता तब तक तो समाज का होता है, और जिस दिन नेता हो जाता है उस दिन फिर उधर है, फिर वो क्या बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, ऐसे ना, पता नहीं है कौन सी इंजीनियरिंग है। हमारे बीच में हमारे इंजीनियर भाई उमेश रजक जी है, ये सोशल इंजीनियर है, ये तो मैं समझा, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग इनके पहले ही आ गई, ये मेरे समझ में नहीं आ रही थी। और उसमें भाईचारा, मतलब इंजीनियरिंग में हमने सुना कि बिल्डिंगें बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण और अनुसूचित जाति को जोड़कर कौन सी बिल्डिंग बनी आज तक ये समझ में नहीं आया। लेकिन हमारी जो बिल्डिंग बनी थी वो ध्वस्त हो गई, इतना जरूर समझ में आया। सम्मेलन होता है, ब्राह्मण अनुसूचित जाति भाईचारा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? भाईचारा, मतलब जिसको हम भाई समझते हैं वो हमको चारा समझता है, यही भाईचारा है, यही भाईचारा है ना, है? और हम सारे लोग चारे के रूप में उपयोग होते आ रहे हैं, और वो बड़ा जानवर हम सभी को चारा मानकर खाता आ रहा है। यही आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो? संविधान समस्त जनता के मूल्यों को संरक्षित करने की बात करता है, और हम पिछले 70 साल से ये देख रहे हैं कि हमारे कोई भी मूल्य संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं साथियों। और इसीलिए किसी भी देश में इस देश की जनता के हित में जो नीति बनाने का जो प्रोग्राम है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से होना चाहिए, और इसीलिए उस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी आपको जरूरत है। तो आपको ये एनालिसिस करना होगा कि क्या अभी तक ऐसी कोई पार्टी है जो ये कर सकती है? अभी वर्तमान में जो पावर स्ट्रक्चर में जो पार्टी है वो फांसीवादी पार्टी है साथियों। ये फांसीवाद क्या होता है? फांसीवाद में लोकतांत्रिक और साम्यवादी मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि फांसीवाद लोकतंत्र और साम्यवाद का विरोध करता है, और फांसीवाद में नायकवाद पैदा होता है, और वो नायकवाद पीग लीडरशिप होता है। हिंदी में सुअर कहा जाता है,
और वो लीडरशिप समाज को लीड नहीं कर सकता। वो केवल और केवल समाज को कंट्रोल करने के लिए अपने नियम, अपने सिस्टम थोपता रहता है और ये बताता है कि यही एक सिस्टम है। हमारे कुछ साथी तर्क देते हैं कि आर्यों ने जब इस देश में आक्रमण किया तो ये वन मैन लीडरशिप से ही हमें जीता। ये कॉन्सेप्ट 100% रॉन्ग है साथी। ये दलील देने की आवश्यकता कहीं नहीं है और ये वही दलील देता है जो वन मैन लीडरशिप को प्रोटेस्ट करता आ रहा है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहा। साथियों, हमने जो बात कही शुरू में आपसे, कहते हैं रिस्क लिए बगैर कोई सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हम जाति के जो जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, एक तो वो जंजीरें हमारे लिए बाधक हैं और इसीलिए बाबा साहब ने जाति के बजाय जमात का कॉन्सेप्ट जो रखा और उस जमात के माध्यम से जो सोशल पोलराइजेशन होना चाहिए था, सामाजिक ध्रुवीकरण जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और वो करने की जरूरत हमारी है और वो हम करेंगे। ये हमारी ड्यूटी हमारे ऊपर है। इसलिए साथियों, राजनीति अभी तक जो होती आई है, जो फांसीवादी लोग हैं वो निश्चित रूप से बुद्धिजीवी वर्ग को विकसित होने नहीं देते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग विकसित होगा तो मूल्य आधारित सिद्धांतों की बात करेगा और मूल्य आधारित सिद्धांतों की बात करेगा तो इस देश की जनता के हित उसमें संदर्भित होंगे, संदर्भ के साथ वो बात करेगा। और इसीलिए जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यदि उसको हमने सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करना चाहिए तो सबसे पहला काम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर को ठीक करना। सोशल स्ट्रक्चर को ठीक करना मतलब समाज में समता स्थापित करना। और जब समाज में समता स्थापित हो जाएगी तो पावर में भी समता रहेगी, उधर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो लोग पावर में हैं वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इधर बनाए हुए हैं और जिस प्रकार का चिंतन समाज में करते हैं वैसा ही चिंतन वो उधर जाकर भी करते हैं। मतलब उसकी मेंटेलिटी वैसी ही बनी हुई होती है। समाज में वो जिसको नीचे दर्जे का मानता है, पावर स्ट्रक्चर में भी वो उसको नीचे ही दर्जे का मानता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही आचरण करता है साथियों। और यदि हम समाज के सारे हितों को संरक्षित करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल वे से ही, राजनीतिक रास्ते से ही, चूंकि पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कहां होगा? कहां होगा? या तो विधानसभा में या लोकसभा में। हम आप यहां बैठकर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। पॉलिसी तो वही बनेगी और पॉलिसी मेकर बनने के लिए हमें किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यदि इंस्टीट्यूशनल और डेमोक्रेटिक हो तब हम हमारे पुरखों की वो बात जिसमें मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए तथागत बुद्ध ने जो बात कही वो एस्टेब्लिश हो सकती है। और इसीलिए ये विषय चर्चा के लिए रखा गया कि हम सोसाइटी को कंजर्व करना चाहते हैं, इस देश को कंजर्व करना चाहते हैं, तो फिर हमारा जो इशू है वो नेशनल लेवल का होगा। मुद्दा कैसा होगा? नेशनल लेवल का। और उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा वो भी क्या? नेशनल होगा।
रीजनल और स्टेट का नहीं हो सकता। और इसीलिए उस तरह के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट समझकर हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने बहुत कुछ सोच समझकर इस समाज की दिशा और दशा तय करने के लिए ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इजाद किया। और आप सबका साथ और सहयोग जो तन मन और धन का है, क्योंकि हम हमारे पुरखों को मानते हैं, पुरखों की नहीं मानते, ये समस्या है। क्यों? पुरखों को मानते हैं लेकिन पुरखों की नहीं मानते, ये समस्या है। पुरखों को मानने के बजाय यदि पुरखों की मानने लगे तो सत्ता में आने में बहुत समय नहीं लगने वाला है साथियों। हम साल में 1-2 बार जागते हैं, पुरखों को माला चढ़ा देते हैं और विचारों में ताला लगा रहता है। मतलब प्रतिमा में माला और विचारों में ताला लगा रहता है। विचारों के ताला खोलने की जरूरत है, माला नहीं भी चढ़ाओगे तो कोई जरूरत नहीं है साथियों। और इसीलिए व्यक्तिवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को किनारे करके कुछ लोग तर्क देते हैं फला व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण देता है। भाषण देना ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। वो समाज की दिशा और दशा कैसे बदल सकता है, ये उसकी क्वालिटी है। उसके चरित्र और व्यवहार में, मतलब खान पान, बोलचाल और रहन सहन में समाज के साथ समता का व्यवहार यदि दिखता है, तब वो वास्तव में सामाजिक लीडर है। और सामाजिक लीडर ही पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, जो इस पूरे देश को एक मंजिले मकसूद तक ले जा सकता है। और वो हमारी मंजिल क्या है? वो मंजिल ये है कि इस देश में सामाजिक क्रांति ला देना। क्रांति का मतलब खून बहाना नहीं, क्रांति का मतलब उस विषमतावादी व्यवस्था को जड़मूल से खत्म कर देना और समतावादी व्यवस्था को स्टेबलिश कर देना। यह है क्रांति। मतलब व्यवस्था में सुधार नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन। मतलब विषमतावादी व्यवस्था को समूल नष्ट करना और समतावादी व्यवस्था को स्थापित करना, यह सीधा सा परिवर्तन का मतलब है। और साथियों, इसी उद्देश्य में जो वर्तमान में 47 से लेकर अभी तक जो सरकारें चली हैं, कभी भाजपा की, कभी कांग्रेस की, थोड़ा मोड़ा क्षेत्रीय पार्टियों की रही है। और आपने ये फील किया होगा कि आज तक संविधान के किसी भी अनुच्छेद का अनुपालन अक्षरशः नहीं हुआ है। संविधान के आर्टिकल नंबर 17 में इस देश में अनटचेबिलिटी को खत्म करने का मामला उठा। अनटचेबिलिटी खत्म हुई क्या? उसका कारण यह है कि हम खुद अनटचेबल बने रहना चाहते हैं। हमारे समाज के उस एक अच्छे से पढ़े लिखे आदमी की, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, उसकी भी ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि वो ब्राह्मण के घर में चाय पिएगा तो अपने आप कब धो देगा। कुत्ता भी कहीं खाना खाता है और चाय पीता है तो कप और थाली नहीं धोता है, धोता। लेकिन आदमी, मतलब हमारे आदमी की औकात कुत्ते से भी। और भारत का संविधान इस देश के आदमियों को इंसान बनाने का रास्ता खोल रखा है। और गलती हमारी है कि हम अभी तक इंसान बन नहीं पाए। एक महान दार्शनिक ये कहते हैं कि मृत्यु की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत है। हम ऐसे अंधेरे जगत में निवास करते हैं जो हमारी ही करनी का फल है। और यदि हम खुद को जानना चाहते हैं
तो हमें हमारी असफलताओं से जानना होगा। और हमारी असफलता यह है कि हम आदमी नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके? आदमी नहीं। आदमी की शकल सूरत में है, लेकिन आदमी की जो वैल्यू है, और इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब केवल और केवल पूंजीवादियों को और ग्रेजुएट लोगों को फ्रेंचाइजी राइट जो मिलने जा रहे थे, जिसके गांधी एंड कंपनी वकालत कर रहा था, बाबा साहब ने जब उसको काउंटर किया, तो आपको जो वोटिंग फ्रेंचाइजी मिली हुई है, वोट देने का जो अधिकार मिला हुआ है, वो पूंजी के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर नहीं, केवल आदमी के आधार पर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, और चाहे कानी हो, तीनों के वोट की बराबर कीमत है साथी। और इसीलिए इसमें उम्र का भी कोई अंतर नहीं है। 18 साल का युवा और 80 साल का बूढ़ा भी यदि वोट करेगा तो दोनों के वोट की बराबर कीमत है। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन वैल्यू हमेशा हमेशा एक थी, एक है और एक रहेगी। और यही बात यदि आप समाज में स्टेब्लिश कर दो तो अपने आप समता क्या होगी? रिश्ते बाप बेटे के हो सकते हैं, मां बेटी की हो सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई का हो सकता है, लेकिन वैल्यू कम ज्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए सम्मान, सम्मान जो शब्द है, समधन क्या? समधन मान, इक्वल वैल्यू, उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इक्वल वैल्यू। और तभी हम भारत के संविधान को रियल में यदि रियलाइज कर पाते हैं तो हम ये बात हम हमारे समाज में उसका संरक्षण भी कर सकते हैं, और इस देश को रियल में पूरी दुनिया का विश्व गुरु कभी जाना जाता रहा, हमारे पुरखों का वो इतिहास। और रियल में यदि हम भारत के संविधान को लागू करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से हम वो इतिहास फिर से इस देश में स्थापित कर पाएंगे। और ये संविधान हमें पूरा का पूरा अनुरक्षण देता है, संरक्षण देता है। इसका मतलब ये है कि इस संविधान की लाइन पर चलने वाले लोग, जिनका चरित्र भी लोकतांत्रिक हो, जिनका व्यवहार भी लोकतांत्रिक हो, और जिनके बोलचाल खान पान की शैली भी लोकतांत्रिक हो, ऐसे संगठन को आगे बढ़ाकर इस देश की पावर स्ट्रक्चर में यदि हम ले जाते हैं तो निश्चित रूप से पावर तो हमारे हाथ में आएगा ही, और उस पावर के साथ इस देश की व्यवस्था की बदलने की शुरुआत हम कर लेंगे। इसीलिए जो बात आई है कि पहले गैर राजनीतिक जड़ मजबूत होगी, तब सत्ता का क्या परिवर्तन होगा, और जब सत्ता का परिवर्तन होगा तब व्यवस्था की परिवर्तन की शुरुआत होगी, बदलेगी नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत होगी। और इसीलिए मानवीय मूल्यों को सही मायने में नीतिगत निर्णयों के साथ एस्टेब्लिश करके उनको इंप्लीमेंट कराने का जो मार्ग है वो क्या है? राजनीति है। और इसीलिए जो राजनीति की परिभाषा दी गई कि किसी देश की जनता के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा करने की जो नीति है वही राजनीति है। तो इसीलिए साथियों, हम ज्यादा बातें नहीं कहते हुए, इतने कम समय में हमारी जो क्षमता थी, जो समझ थी, हमने आपके सामने वो बातें रखी। आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूं कि मुझे जो बातें कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं गागर में सागर भरने का, कोशिश करते हैं कि बहुत सारी बातें हम कम समय में बता सकें। तो आप सबने हमें बड़े धैर्य से सुना। हम हमारे
वक्ता साथियों का भी धन्यवाद करते हुए, आप सभी का साधुवाद करते हुए, आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक निवेदन मैं जरूर करूंगा आप सबसे। आप लोग बहुत दिनों से अधिवेशनों में आ रहे हो, आते भी रहोगे जब तक जीवन रहेगा, लेकिन यदि इसको बिल्कुल और बिल्कुल अनुशासन में आप यदि निहित कर लो तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ज्यादा हम सत्ता से बाहर रह पाएंगे, क्योंकि अनुशासन ही शासन करने की यंत्रणा है। डिसिप्लिन इज द मैकेनिज्म ऑफ गवर्निंग। यदि ये लाइन हमें याद हो जाए तो ये कुर्सियां किसी भी समय खाली नहीं रहेंगी। ये कुर्सियां सुन थोड़े रही हैं, क्योंकि इनके ना आंख है ना कान है, इसमें तो आदमी बैठे होने चाहिए, और इसीलिए इतना बड़ा पंडाल लगाया जाता है, बैठने की व्यवस्था दी जाती है। तो ये बेकार ना जाए, आप सबके मन में ये चिंतन रहना चाहिए। आप ऐसा करोगे, मैं इस पूरी उम्मीद के साथ आप सबको फिर से साधुवाद करते हुए, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।